हेलो स्टूडेंट्स। तो आज केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है और पहला लेक्चर लेने से पहले हम थोड़ा केमिस्ट्री का जो फाउंडेशन है, मतलब बेसिक्स कंसेप्ट्स हैं, वो थोड़ा सा हम उसको रिफ्रेश करेंगे। तो ये लेक्चर क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th है ना, तीनों क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो हमने जब क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ाने की सोचा तो लगा कि थोड़ा सा रिफ्रेश करना ज़रूरी होगा, है ना, ताकि जो भी डाउट्स हैं हमारे मन में, वो डाउट्स हमारे क्लियर हो जाएं, ताकि आगे की जो पढ़ाई हो वो काफ़ी स्मूथली हो। ठीक है। तो एक तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसके लिए हम 2 मिनट का मौन रखते हैं ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। तो केमिस्ट्री क्या है? व्हाट इज केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री एक ना बहुत ही नेचुरल साइंस है ना, जिसमें हम नेचर्स में जो चीज़ें अवेलेबल हैं मेनली उसके बारे में हम साइंटिफिक अध्ययन करते हैं। तो जो कुछ भी हमें इस यूनिवर्स में दिखाई दे रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर, है ना। हर चीज़ जो यूनिवर्स में हमारे सामने दिख रहा है, जो प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं? मैटर। तो केमिस्ट्री में हम इसी मैटर के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर का साइंटिफिक स्टडी करते हैं। ठीक है। तो मैटर का जो स्टडी हम करते हैं उसको हम 2 लेवल पे स्टडी करते हैं। एक पहला लेवल हो सकता है माइक्रोस्कोपिक लेवल, है ना, यानी जो पार्टिकल्स हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, तो उन चीज़ों को हम माइक्रोस्कोपिक लेवल्स के पार्ट में रखते हैं। और दूसरा होता है मैक्रोस्कोपिक, जिसको बल्क लेवल भी बोलते हैं, यानी यही माइक्रो जो पार्टिकल्स हैं ये इकट्ठा हो जाते हैं तो वो माइक्रोस्कोपिक लेवल के पार्टिकल्स बनाते हैं, है ना। तो क्या होता है? केमिस्ट्री को हम 2 लेवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। पहला लेवल क्या है? माइक्रोस्कोपिक, और दूसरा हो गया मैक्रोस्कोपिक, है ना। इसको बल्क भी बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल एंड मैक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक में क्या आ जाएगा? एटम्स आ जाएंगे, एटॉमिक पार्टिकल्स आ जाएंगे, फिर मॉलिक्यूल्स आएंगे। ठीक है। मैक्रो में क्या आ जाते हैं? प्योर सब्सटेंस आएंगे, है ना। प्योर सब्सटेंस को अगेन हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड, है ना। प्योर सब्सटेंस को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। इसके बाद से दूसरा होता है इसका मिक्सचर्स। तो मैटर प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में हो सकता है, मिक्सचर के फॉर्म में हो सकता है। अब मिक्सचर्स के भी 3 फॉर्म होते हैं। एक को बोलते हैं सॉल्यूशन, है ना। मिक्सचर 2 फॉर्म में, इसको अगेन एक होता है होमोजीनस और दूसरा होता है हेट्रोजीनस। तो मिक्सचर
दो पार्ट्स में अगर डिवाइड हो सकते हैं, एक को बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर्स और दूसरे को बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। तो होमोजीनस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन बोलते हैं, और हेट्रो में दो चीज होते हैं, सस्पेंशन और कोलाइडल मिक्सचर्स, यानी कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो माइक्रोस्कोपिक को हम एक अलग लेक्चर में देखेंगे डिटेल में थोड़ा। आज हम जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कंसंट्रेशन अपना हम रखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, है ना, माइक्रोस्कोपिक पार्ट को। तो मैंने एक मैंने यहां पे एक केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है। तो ये जो एरो साइन है, इसके इधर इसको क्या बोलते हैं? अरे ये तो मतलब गजब हो जाएगा, इतना तो आप लोगों को बताना पड़ेगा, है ना। तो ये एरो साइन के इधर क्या लिखा हुआ है? रिएक्टेंट्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और एरो के इधर क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो चीज बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन में दूसरा चीज रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो गया। दूसरा चीज कि केमिकल रिएक्शन में ये जो प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स जो लिखे जाते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा जाता है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी ये कार्बन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। तो इस रिएक्शन में क्या दिख रहा है हमें कि कार्बन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बना रहा है, ठीक है। कैसे हमको पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है? तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? एक तो जो रिएक्टेंट्स हैं उनका स्टेट चेंज होता है, या इसमें कोई गैस बनती है या हीट प्रोड्यूस होती है ना, या जो प्रोडक्ट बनता है उसका कलर चेंज हो जाता है ना। ये तीन चार चीजें हैं जिससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है। तो यहां पे इस रिएक्शन में हमें देखना है एक्चुअल में क्या होता है, किसी केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल में क्या चीज हो रही है। तो इसको अगर मैं ये जो रिएक्शन है इसको क्या बोलते हैं? ये रिएक्शन है कंबस्चन। इसको बोलते हैं कंबस्चन ऑफ कार्बन। कंबस्चन को बर्निंग भी बोलते हैं, बर्निंग। तो इस कंबस्चन रिएक्शन क्या होता है? कंबस्चन रिएक्शन में एक फ्यूल होता है और दूसरा जो होता है एक ऑक्सीडेंट होता है। और जनरली ऑक्सीडेंट क्या होता है? जो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसी को ऑक्सीडेंट बोलते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है कि कार्बन जो है वो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, उसकी उपस्थिति में ये क्या हो रही है? जल रही है, बर्न हो रही है। और जो गैस प्रोड्यूस हो रही है इसको बोलते हैं फ्यूम, है ना, यानी स्मोक। तो स्मोक इसमें प्रोड्यूस हो रही है और हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये एक जनरल प्रॉपर्टी है कंबस्चन रिएक्शन की कि एक उसमें फ्यूल जो है किसी ऑक्सीडेंट के प्रेजेंट में बर्न होती है और स्मोक प्रोड्यूस होता है और हीट प्रोड्यूस होती है, हीट जनरेट होती है। तो यहां पे ये क्या है? कार्बन का एक कंबस्चन हो रहा है। तो
एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, ये है C और तो अभी ये मैंने इसका ना बॉन्ड दिखाया है ना। इस रिएक्शन में ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड दिखाया है, कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड दिखाया है। बॉन्ड जो अभी जो बॉन्ड का आइडिया आप लोगों को नहीं है, और आगे इसी 10th में केमिस्ट्री में हम बॉन्ड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना, कितने तरह के बॉन्ड्स होते हैं, है ना। तो बॉन्ड्स अभी ये समझ लो कि ये जो लाइन खींची हुई है ना, एक लाइन जो है एक बॉन्ड को दिखा रही है। कौन सी बॉन्ड? वो भी कोवैलेंट बॉन्ड। यानी ये जो लाइन है वो एक कोवैलेंट बॉन्ड को शो कर रहा है, और एक जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, है ना। तो यहां पे मतलब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, और यहां भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, और यहां भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। तो जस्ट अभी यहां पे ये समझ लो कि ये जो लाइन दिखा रहा है ये वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को दिखा रहा है ना। लेकिन यहां पे रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें बॉन्ड की थोड़ा सा हेल्प लेनी पड़ेगी। तो किसी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले जो है ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं, है ना, जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, अपने मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, उनके जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं, है ना। और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये जो मॉलिक्यूल है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स में ब्रेक हो जाता है यानी ये क्या होगा, ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये क्या हो जाएगा, O देगा। तो सबसे पहले यही होता है कि जो भी रिएक्टेंट्स में जो बॉन्ड हैं वो बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे, और मॉलिक्यूल अपने करस्पॉन्डिंग एटम्स में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये एटम में कन्वर्ट हो गया। अब एटम क्या होता है, एटम हाईली अनस्टेबल होता है ना। तो ये क्या करता है, फिर से बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, तुरंत नया बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही ब्रेक होगा उसके पास जो भी अवेलेबल और दूसरा एटम दिखेगा किसी, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, है ना। लेकिन ये फिर से वही बॉन्ड नहीं बनाएगा जो पहले बनाया हुआ था ना। ये बहुत नेचुरल है, यानी अगर कोई अपने पार्टनर के साथ ब्रेक कर ले तो फिर पार्टनर के साथ थोड़ी बनाएगा, है ना। वो क्या करेगा, नया पार्टनर ढूंढेगा, है ना। तो यहां भी लगभग उसी तरह का होता है। ये जो ऑक्सीजन है ये फिर से अब ऑक्सीजन के साथ नहीं बनाएगा। अब यहां पे इसको क्या मिल गया, कार्बन मिल गया। अब ये कार्बन के साथ नया अपना ना बॉन्डिंग बना लेगा। तो जनरली केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, सबसे पहले रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटते हैं और फिर से जो बॉन्ड हैं, है ना, फिर से रीबॉन्डिंग होती है। तो ये जो नया रीबॉन्डिंग होती है, इसी के कारण जो है जो नया प्रोडक्ट बनता है उसका जो केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जब नया जो प्रोडक्ट बनता है उसका जो मेन रीजन है वो क्या है, रीबॉन्डिंग, है ना। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरा, इस रिएक्शन में क्या दिख रहा है कि जो पहले एटम थे, है ना, जैसे इसमें कार्बन का एटम था, इसमें ऑक्सीजन का था, है ना, प्रोडक्ट में भी वही एटम दिखते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई नया एटम नहीं बनता है रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में कभी भी कोई नया एटम नहीं बनेगा, है ना, या कोई एटम जो है वो उस लॉस नहीं होता है ना, किसी एटम का लॉस नहीं होता है ना। मतलब इसमें एटम नाइदर प्रोड्यूस्ड या नॉर लूजेज, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम जो है वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन किए रहता है केमिकल रिएक्शन में, ठीक ना, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है ना, ठीक है। तो दो चीज हमको यहां पे क्या क्लियर हो गई। तो
यही से अब हमारा जो है, हम एटम्स के बारे में अब यहीं से हम सीखेंगे। क्या सीखे कि पहला चीज हमें क्या मिला कि एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक। दूसरा चीज हमने इसमें क्या हमको दिखा कि एटम्स नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। तीसरा, एटम्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। और चौथा, एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर्स। तो इस रिएक्शन में हमने ये सारी चीजें देख लिया। पहला क्या देखा कि एटम ही वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। यहां पे देखा ना, एटम्स में टूटा और एटम्स क्या किया, नया रिबॉन्ड बनाया, है ना। दूसरा कि एटम जो है वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहता है, बहुत ही हाईली अनस्टेबल हो जाता है और तुरंत ये क्या करेगा, रिबॉन्डिंग करके तुरंत ये क्या करेगा, फिर से मॉलिक्यूल बना लेगा। तो ये क्या हो सकता है, फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है एटम। तीसरा कि एटम्स जो है अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा, इस रिएक्शन में हमने देख लिया। और चौथा क्या है कि एटम्स जो हैं वो मैटर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, है ना। यानी कोई भी मैटर जो है वो एटम्स से ही बनता है ना। चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो मिक्सचर हो। एटम्स किस में कन्वर्ट होते हैं, मॉलिक्यूल्स में, और मॉलिक्यूल्स जो है एग्रीगेट होके मैटर्स बना लेते हैं। ठीक है। तो एक तरह से क्या हमें यहां पे दिखा कि एटम जो है वो केमिस्ट्री का क्या है ना, समझ गए ना। केमिस्ट्री का क्या है, पुष्पा है ना, झुकेगा नहीं साला। तो एटम्स क्या है ना, याद रखो, एटम्स जो है वो केमिस्ट्री का पुष्पा है ना, कभी आइडेंटिटी अपना लूज नहीं करता है। अब आ जाएं हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो ये देखो, ये क्या है, न्यूक्लियस। और ये सब क्या है, इसको बोलते हैं सेल्स। सेल्स आर, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट। डिस्क्रीट ऑर्बिट, है ना। तो न्यूक्लियस में जो लोग रहते हैं, है ना, उनको बोलते हैं न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस ये किस में रहते हैं, ये रहते हैं न्यूक्लियस में। और कौन कौन रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस में कौन कौन रिजाइड करता है, एक प्रोटॉन करता है और न्यूट्रॉन, और इनको कंबाइंडली इन दोनों पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियंस। और एक तरह से ना ये एक बिल्कुल मतलब राज दरबार में ये लोग रहते हैं, है ना, जिसमें से
ये जो न्यूट्रॉन भाई साहब हैं, ये क्या हैं, बहुत उदासीन रहते हैं, है ना। तो इनको जो है खुश रखने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है इनके चारों ओर क्या करते हैं, डांस करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रहते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि डिस्क्रीट ऑर्बिट क्या होती है, सेल्स क्या होते हैं। एक तरह सभी समझ लो कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल दे दूं तो, जैसे मान लो सोडियम है, ये सोडियम का क्या है, एटम है, सोडियम एटम है, ठीक है। तो इसमें यहां पे क्या रहेगा, यहां पे रहेंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और ये सब क्या है, इसमें सब इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो अभी ऐसे मतलब समझ लो, आगे हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो उसमें देखेंगे किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अभी बस ये हमको जानना है कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स रहते हैं, न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो बाहर ऑर्बिट्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो ये अगर लिखा हुआ है, मान लो एक एटम को ऐसे लिखा हुआ है 23 और 11, तो ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ये क्या है, एटॉमिक नंबर, इसको कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या बताता है, एटम्स के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है, ठीक है। यानी सोडियम में यहां पे 11 लिखा हुआ है, यानी सोडियम के एक एटम में 11 प्रोटॉन है, इसका बस सिंपल इतना मतलब है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन हो, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो पहला चीज क्या मिल गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, जेड के बराबर होगा। और दूसरा क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, है ना। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ये किसकी बात हो रही है, न्यूट्रल एटम की, न्यूट्रल एटम की। ये जो स्टेटमेंट है ये किसके लिए सही है, न्यूट्रल एटम के लिए सही है ना। अगर न्यूट्रल एटम पे कोई चार्ज है तब ये, है ना, फेल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये बोलते हैं कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है ना। तो ये किसके लिए सही है, जब एटम क्या हो, न्यूट्रल हो, यानी उस पर कोई चार्ज ना हो, ठीक है। उसके बाद ये जो चीज है ये वाली, इसको बोलते हैं मास नंबर। ये क्या है, मास नंबर, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, है ना। ये क्या बताता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना। यानी सोडियम का अगर 23 दिया है मास नंबर, तो इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे, 23। और न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर का सम होता है। यानी ए क्या हो गया, ए यानी ये क्या हो गया, P प्लस N, ये क्या हो गया, A, ठीक है। यानी P नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या बोलेंगे, A। तो यहां से N क्या हो गया, A माइनस P, दैट इज A माइनस Z। तो दो रिलेशन आ गया। एक रिलेशन क्या आया कि P इजकल टू Z, P इजकल टू Z। तो यहां से एक रिलेशन मिला हमें P इजकल टू Z, और दूसरा मिला N इजकल टू A माइनस Z, A माइनस Z। ये दो इक्वेशन जो हैं वो किसी एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनका नंबर्स पता करने के लिए ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या हैं,
रिलेशंस है ना। तो इसको हम हेल्प करके एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो मैं दे दूं कैल्शियम। कैल्शियम कितना हो गया 40 20। इसमें अगर पूछा जाए कि कैल्शियम एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर बताओ, तो प्रोटॉन कितना हो गया Z20, ठीक। न्यूट्रॉन कितना, अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन 20, ठीक। और n कितना हो गया A माइनस जेड, तो 40 माइनस 20 दैट इज 20। तो इस तरह से हम निकालते हैं, है ना। अभी ये मान लो अब बोले कि कैल्शियम आयन में बताओ, है ना। सिंपल है ना, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कैल्शियम आयन में बस क्या है, क्या ध्यान रखना है कि 2+ है। इसका मतलब ये जो भाई साहब हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर चुके हैं, है ना, डोनेट कर चुके हैं, बस इसका ये मतलब है। 2+2 अगर प्लस चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर चुके हैं, लूज कर चुके हैं। ये कंसेप्ट याद रखना है, उसको हम कैलकुलेशन में ध्यान रखेंगे। तो यहां पे कैल्शियम का अभी देखा हमने, P कितना हो जाएगा, डेट इज Z कितना था 20, ठीक। और E कितना आ गया, E कितना आएगा, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया रहता तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते 20, है ना। न्यूट्रल जब रहता तब 20, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर चुका है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया P माइनस 2 लिख लो, यानी 18। और N कितना आ गया A माइनस जेड, अगेन ये कितना आ जाएगा 40 माइनस 20 20। तो आयंस के फॉर्म में अगर एटम है, यानी चार्ज अगर एटम है, तो उसका जो है हम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, केवल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज होगा, बाकी नंबर सेम होगा, ठीक है। तो आयंस में केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होगा, बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैग्नीशियम 2412, ये मैग्नीशियम का एटम है। तो ये हो गया न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे 12, अब तो हम निकालना सीख चुके हैं। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 24 माइनस 12 24। और इलेक्ट्रॉन ये न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 12। तो एक ऑर्बिट ये हो गया, दूसरा ऑर्बिट ये हो गया, और तीसरी ऑर्बिट ये हो गई। तो 2 इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 2 इसमें। ये है K, ये है L, ये है M। तो ये हमने मैग्नीशियम का क्या दिखाया हुआ है, एटम का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अभी तक जो हमने लेटेस्ट जो सीखा है वो है बोरबरी, है ना। बोरबरी का प्रिंसिपल जो है ये हमको क्या बताता है
ये क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि किस जो कक्षा है, जो ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रिजाइड करेंगे ये बताता है ये, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में केवल हम किसका देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि कितने ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। उसका एक रूल है। तो इसके लिए बोरबरी ने एक रूल दिया, है ना। इसको देखो, ये KLM, इसको क्या बोलते हैं, जो KLM ऐसे N बहुत ये ऐसे होते हैं, इनको बोलते हैं सेल्स, इनको बोलते हैं सेल्स या डिस्क्रीट ऑर्बिट, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, है ना। तो ये जो ऑर्बिट्स हैं ये कोई भी एट रैंडम नहीं हो सकता, है ना, फिक्स्ड ऑर्बिट होती हैं। क्यों कि इसमें जब इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करता है ना, तो क्या करता है, उसकी एनर्जी जो है लूज नहीं होती है। यानी इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करता है तो इट डज नॉट रेडिएट एनी एनर्जी, है ना। तो अगर n इक्वल टू 1 है तो उसको बोलेंगे k, है ना। तो यानी यहां पे k के लिए n इक्वल टू 1 हो जाएगा, l के लिए n इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू इसके लिए 1 हो जाएगा, l के लिए 2 हो जाएगा, इसके लिए 3 हो जाएगा, इसके लिए 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि किसी ऑर्बिट में, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं यानी रिजाइड कर सकते हैं, वो क्या होती है, 2n स्क्वायर। पहला इन्होंने क्या बोला कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन अ ऑर्बिट वो कैसे डिसाइड होगा, 2n स्क्वायर से, है ना। n क्या है, सेल का नंबर। ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि k में कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज 2, है ना। l में कितने रह सकते हैं, 2 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 8, और m में कितने रह सकते हैं, 2 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज 18, एंड n में कितने रह सकते हैं, 2 इंटू 4 स्क्वायर दैट इज 32, है ना। तो ये क्या है, किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो बताता है। यानी पहले में 2 रहेगा, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, एंड सो ऑन। दूसरा इन्होंने क्या बोला कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, यानी जो सबसे बाहरी ऑर्बिट होगी, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, है ना। उसको जो है ये रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मतलब आउटर ऑर्बिट कोई भी ऑर्बिट हो, यानी n इक्वल टू 1 से ज्यादा, है ना, तो कोई भी जैसे मान लो तीसरी ऑर्बिट है, तीसरी में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, 18, लेकिन अगर वो आउटर मोस्ट होगी तो 8 ही रहेंगे। कहने का मतलब कि अगर ऑर्बिट आउटर मोस्ट है, सबसे बाहरी है, तो उसमें मैक्सिमम 8 ही रह सकते हैं, है ना। उसको ये रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा उन्होंने क्या बोला कि ये जो ऑर्बिट हैं ये स्टेप वाइज फिल होते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेप वाइज फिल होते हैं। इसका क्या मतलब है कि पहले में ऐसा नहीं है कि किसी के 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या हुआ कि एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, नहीं, ऐसे नहीं होता है ना। पहले में कितने रह सकते हैं, 2, तो पहला जब 2 भर जाएगा फिर बचेगा तो वो दूसरे में जाएगा, फिर ये भर जाएगा, फिर वो बचेगा तो तीसरे में जाएगा, है ना। यानी ऐसा नहीं है, एक ऑर्बिट जब फिल हो जाएगा तब दूसरे में जाएगा, बचेगा तो फिर तीसरे में जाएगा। ऐसा नहीं है कि 4 है तो एक एक सब में आ गए, मनमौजी नहीं है यहाँ पे, है ना। रूल फॉलो करना पड़ता है। तो ये 3 बेसिक जो इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो प्रिंसिपल बताया, उससे हम अभी जो इनिशियल लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, है ना। आगे जाओगे 11th 12th में तो यहाँ पे बहुत ये सब फेल हो जाता है आगे ना, तो वहाँ पे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हम रूल देखते हैं, है ना। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है हमारा। तो जैसे हमने ये किसका एग्जाम्पल लिया था, मैग्नीशियम,
12, 24। तो यहां पे हमको किससे मतलब है? इलेक्ट्रॉन, है ना। तो मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 12। तो इसका लिखो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? पहला 2, दूसरा 8, 10 हो गया, और बचेगा तीसरे में कितना चला गया? 2। ठीक है। इसका देखो पोटेशियम कितना होता है? 19। 19 को कैसे लिखेंगे? 2, 8, 10 हो गया, बच गया 9। तो तीसरे में देखो, तीसरे में कितना बोला था मैंने? 18 रह सकता है, लेकिन क्या ये यहां पर 9 रह सकता है? नहीं, है ना, क्योंकि ये आउटर सबसे, ये क्या है? इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। तो आउटर में कितना रह सकता है? 8 ही रह सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे 9 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? 2, 8, और इसमें 8 चला जाएगा, और एक जो चला जाएगा वो आगे वाली ऑर्बिट में चला जाएगा। ठीक है। मान लो इसकी पूछा जाए K+ का, बोला कि K+ का लिखो, है ना। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन पहले से डिसाइड करेंगे। अगर न्यूट्रल होता तब तो 19 था, अब K+ है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर चुका है, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। तो इसका क्या हो जाएगा? 2, 8 और 8। 2, 8 और 8। तो इस तरह से हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो रही हैं। सबसे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट को ही क्या बोलते हैं? बैलेंस। इसका नाम है बैलेंस ऑर्बिट भी इसको बोलते हैं, है ना। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। जैसे मैं पूछूं, ये सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? यानी अगर पूछा जाए कि ये मैग्नीशियम था ना, हाँ, मैग्नीशियम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 2, है ना। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसी को बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यानी जैसे अगर मैं कैल्शियम का देखूं, तो कैल्शियम का कितना हो जाएगा? 20। तो ये हो जाएगा 2, 8, 8 एंड 2। तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, है ना। पोटेशियम में देखें, 2, 8, 8, 1, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1, है ना। एल्युमिनियम में देख लो, एल्युमिनियम 13 होता है, कितना हो जाएगा? 2, 8 एंड 3। तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। ठीक है। तो इस तरह से हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं किसी भी एटम में कि उसमें कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है। और तो एटम की एक बहुत ही जनरल टेंडेंसी होती है कि एटम जो है हमेशा क्या करता है? ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है। क्या करता है? ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है। ऑक्टेट मतलब
जो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो करने की कोशिश करता है ना। ये इसकी एटम्स की बेसिक प्रॉपर्टी है। एटम्स ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, दैट इज उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हमेशा वो करने की सोचता है ना। और इसी काम को करने के लिए एटम क्या करता है, दूसरे एटम्स के साथ या अपने ही एटम के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग करता है, बॉन्ड बनाता है ताकि उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। देखते हैं अभी कैसे करता है। तो ये जो ऑक्टेट बनाने की कोशिश करता है वो दो तरह से करता है। या तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर करता है, यानी अपना इलेक्ट्रॉन या तो दूसरे एटम को दे देता है या कोई दूसरा एटम किसी से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। इस तरह से ऑक्टेट करते हैं, कंप्लीट करते हैं, है ना। या दूसरा तरीका क्या है कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है ना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके वो क्या करते हैं, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक एटम है सोडियम, है ना। सोडियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, सोडियम 11, तो ये क्या हो जाएगा 281। और मान लो एक है क्लोरीन, 17 क्लोरीन का हो गया, ये हो जाएगा 287। ठीक है, तो जैसे सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, सोडियम एटम क्या है, हाईली अनस्टेबल रहेगा अगर इस तरह से रहेगा तो, है ना, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, है ना। तो ये क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट कोशिश करेगा, यानी उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हो जाए इलेक्ट्रॉन, 8 हो जाए, 8 हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, देन वो क्या होता है, स्टेबल होता है। और इसके में कितने हैं, 7। ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, है ना। तो इसको देखो, इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, है ना, तब इसके पास एक है और 7 ले ले, 8 हो जाएगा। और इसका कैसे होगा, इसका तो सिंपल देखने में है, या तो ये 7 किसी को दे दे तब इसका आउटर मोस्ट बचेगा, यहां ये किसी को दे दे तब इसका 2-8 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, या किसी से एक ले ले, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, दो पॉसिबिलिटी। अब ये बताओ, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन लेना क्या है, बहुत मुश्किल काम है ना, इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सिंपली क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे देगा, है ना। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है ये अपना किसी को उठा के दे देगा। तो इसके पास अब क्या बच गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, तो इसके क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, 2 और 8। अब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, स्टेबल हो जाएगा। और ये क्या करेगा, क्लोरीन, ये क्या करेगा, अगर ये दोनों एक साथ हैं तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसने जो डोनेट किया है उस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, ले लेगा। तो इसका भी, तो इस पे क्या आ जाएगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, न्यूट्रल से क्या हो जाएगा, ये निगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, 288। अब देखो, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और अभी क्या हो जाएंगे, ये जो सोडियम का जो एटम था और क्लोरीन का जो एटम था ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, इसके कारण क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, है ना। दोनों अपोजिट चार्ज हैं, तो उनमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और वही फोर्स जो है इन सबों को आपस में बांधे रहता है ना। और इसी को बोलते हैं बॉन्ड, है ना। ये क्या हो गया, एक बॉन्ड बना लिए, आयनिक बॉन्ड, इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड बना लिए। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसमें देख रहे हैं ना कि एक इलेक्ट्रॉन इसने कंप्लीट ट्रांसफर किया है इसको, है ना। तो ये हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन।
अब वैलेंसी, यहीं से वैलेंसी डिसाइड होती है। वैलेंसी क्या होती है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है या रिसीव कर रहा है ना। जैसे मैं पूछूं सोडियम, है ना, तो अगर एटम के, सिंपल सी चीज है, अगर कोई एटम है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या मैं बोला कि अगर एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1, 2 या 3 है, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, अगर किसी एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 हैं तो उनकी बैलेंसी होगी 1, 2, 3। तो उनकी ये क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी एटम में 1, 2, 3 है तो वैलेंसी क्या होगी, 1, 2 और 3 होगी। ठीक है। और अगर ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है, 4, 5, 6, 7, 8, है ना, अगर उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें 4, 5, 6, 7, 8 हैं, तब उसकी बैलेंसी जो लिखते हैं, बैलेंसी वो हो जाएगी 8 माइनस n। क्या हो जाएगी, 8 माइनस n। ठीक है, 8 माइनस n, है ना, यानी ऑक्टेट में से नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं, है ना। जैसे मान लो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम 13 कितना हो गया, 2, 8 और 3। तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। बैलेंसी कितनी हो गई, 3। सोडियम में कितने होते हैं, 1। बैलेंसी कितनी हो गई, 1, है ना। कैल्शियम में कितने होते हैं, 2, है ना, बैलेंसी हो गई 2, है ना। लेकिन अगर मान लो ये ले लूं कार्बन, कार्बन की कितनी होती है, 6। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 और 4, है ना। तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दिस इज n, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस n, यानी 8 माइनस 4, 4। तो कार्बन की बैलेंसी कितनी आ गई, 4, है ना। नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन की कितनी होती है, 7, 2 और 5। तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3। इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 8 माइनस 5, 3, है ना। तो इस तरह से बैलेंसी हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लो मैं ले लूं नियान, नियान का कितना होता है, 10। इसका कितना हो जाएगा, 2 और 8। कितना होता है, 2 और 8। तो इसकी बैलेंसी कितनी आ जाएगी, 0। इसकी बैलेंसी क्या आई, 8 माइनस 8 दैट इज 0, है ना। तो ये नियान क्या है, इनको बोलते हैं इनर्ट गैस, यानी नोबल गैस। इनकी बैलेंसी क्या होती है, 0, है ना। तो अगर किसी एटम की बैलेंसी 0 है, यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑलरेडी उसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है ना। इसलिए ये जो है किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, है ना। रिएक्शन में कौन एटम पार्टिसिपेट करता है, जिसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो, वही एटम जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। तो अब जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, एटम के 2 प्रॉपर्टी एटम का देखा था। एक क्या देखा था कि एटम जो है वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहता है, तो उसका यही रीजन है ना। एटम हमेशा क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है ना, जिसके लिए वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है या ट्रांसफर करता है ना। और जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है तभी वो स्टेबल होता है ना। और किस फॉर्म में स्टेबल होगा, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो जैसे बॉन्ड बनाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूल में, है ना। इसलिए है ना, एटम जो है वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रहता है, फ्री स्टेट फॉर्म में इसलिए नहीं रहता है। दूसरा
चूंकि अब हम जेड समझ गए, है ना, और ये सब हमने देख लिया, जेड क्या है, ए क्या है। तो अब क्या होता है, चूंकि अब हमने यहां पे देख लिया कि किसी केमिकल रिएक्शन में हम बोल रहे थे क्या कि एटम पार्टिसिपेट करता है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन और स्पेसिफिक हो जाते हैं, कौन पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन, है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो उसमें न्यूक्लियस में रहते हैं राजा की तरह, उनको कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन। और प्रिसाइजली बोलें तो कौन पार्टिसिपेट करते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। तो किसी केमिकल रिएक्शन में जो जेड है, जेड यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है ना। तो जेड क्या रहता है, वो चेंज नहीं होता है ना। और जब तक किसी एटम का जेड चेंज नहीं होगा, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं होंगे, तब तक उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन के नंबर चेंज होने से उसका जेड चेंज नहीं होता है ना। जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना, इसलिए एटम की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अब हमको समझ में आ गई। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे यहां पे, क्या हमने देखा कि जो हमारा एटम है उसकी आइडेंटिटी क्या रहती है, हमेशा फिक्स रहती है। किस लिए फिक्स रहती है, क्योंकि उसका जेड चेंज नहीं होता है। तो किसी एटम की आइडेंटिटी के लिए, या बोलो उसके जो मेन उसके केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, जेड, है ना। जेड उसकी आइडेंटिटी के लिए जिम्मेदार है, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उसकी, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसकी आइडेंटिटी के लिए जिम्मेदार है, और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जिम्मेदार है। ठीक है, न्यूट्रॉन्स यानी अगर दो पार्टिकल्स का जेड सेम है तो उसके जो केमिकल प्रॉपर्टी होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, वो करता है हमारा मास नंबर पे, और प्रिसाइजली बोलें तो किस पे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर डिफरेंट हैं तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, मास, वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, ये सब चीज़ें जो है, डेंसिटी, ये सब चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं बेसिकली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे। तो इस एक चीज और इसमें देख लेते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, है ना। आइसोटोप्स में क्या होता है, एक ही एलिमेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो एटम है, H एटम, हाइड्रोजन एटम, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है 1p1, 1p2, 1d2 एंड 1t3। इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। सबका देखो जेड सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है ना। और ये जो अभी आगे हम देखेंगे जब मास नंबरों में पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। अभी बस इतना समझना है। जैसे मान लो ऑक्सीजन ले लो, तो ऑक्सीजन के होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, और सबके जेड कितने होंगे, 8। कोई भी ले लो, क्लोरीन ले लो, क्लोरीन जो होता है वो 35 एंड 37, है ना, 17। तो इस तरह से एटम्स के डिफरेंट क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। दूसरा चीज होता है आइसोबार। हाँ, आइसोबार में क्या होता है, उनका जेड डिफरेंट होता है नहीं। तो आइसोटोप में क्या हुआ, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होती है। आइसोबार में क्या होता है, मास नंबर सेम होता है। जैसे आइसोबार
आइसोबार। इसमें क्या होता है, ए सेम रहता है और जेड क्या होता है, डिफरेंट रहता है। जैसे देख लो, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, ये क्या है, आइसोबार्स हैं। सबका मास नंबर क्या है, सेम है, लेकिन जेड क्या है, डिफरेंट है। जेड डिफरेंट है तो क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। तो अब जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनका एक टेबल थोड़ा सा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है वो, है ना। क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। है ना, इसको बोलते हैं अब्सोल्यूट चार्ज। ये किस में है, कूलाम में है। अब्सोल्यूट चार्ज मतलब एक्चुअल में उसका चार्ज क्या है ना। तो यहां पे कर लो यार, ये हो जाएगा प्रोटॉन, ये हो गया न्यूट्रॉन और ये बना लो इलेक्ट्रॉन। तो इसका प्रोटॉन का कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उदासीन प्राणी है ये। और इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इस पर माइनस होता है ना। अगर रिलेटिव चार्ज की बात करें, रिलेटिव चार्ज ना, तो रिलेटिव चार्ज यूनिट कुछ होगी नहीं, है नहीं। प्रोटॉन के कंपेरिजन में देखते हैं ये, तो इसका कितना हो जाएगा, +1, इसका 0, इसका -1। ठीक है। मास देख लो, मास इंपॉर्टेंट है, ये मास जो है वो ग्राम में। तो इसका कितना होता है, 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। इसका होता है 1.675 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। और इसका होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम। ठीक है। उसके बाद एक और यूनिट होती है, ये सब आगे देखेंगे, है ना। मास जो है यहाँ पे मास ये किस में लिया गया है, यू बोलते हैं, है ना। ये जो यू क्या है, ये जो बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनके मास का यूनिट है ना। जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सब के लिए यूनिट क्या यूज करते हैं, स्पेशली ग्राम में। देख रहे हो कितना टेढ़ा लग रहा है, याद ही नहीं होगा वैल्यू। तो इसके लिए बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू हैं, तो इसको लिए हम अब आगे देखेंगे, है ना, जब पढ़ेंगे मास। तो मास का कितना होता है, इसका होता है 1.00727 यू, 1.00। ठीक है ना। देख लेना ये कितना होता है, 1.00, ये कितना होता है 867, ये होता है 867। और इसका होता है 0.00054। हाँ, तो ये इसको बोलते हैं AMU भी बोलते हैं इसको, या यूनिफाइड मास बोलते हैं, है ना। लेकिन कैलकुलेशन पर्पज के लिए, है ना, कैलकुलेशन जब अब ये इतने डेसिमल पे तो कैलकुलेशन करने वाले नहीं है, तो जब हम कोई चीज़ का कैलकुलेशन करते हैं यानी स्टडी पर्पज से, तो इसको अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट फॉर कैलकुलेशन। तो इसको क्या कर लेते हैं 1, इसको ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। ये इसको हम क्या करते हैं, इसको, है ना, अप्रॉक्सीमेशन कर लेते हैं, है ना। इसके मास को 1, ये क्या हो जाएगा, यू में ही है, ये यू में ही इसका, यानी प्रोटॉन का मास 1u, न्यूट्रॉन का मास भी 1u और इलेक्ट्रॉन का मास को 0 कर देते हैं, है ना। यानी जब भी हम आगे जब एटॉमिक मास निकालेंगे तो इस तरह से कंसीडर करेंगे, इस चीज़ को कंसीडर करते हुए हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमको दिखा कि प्रोटॉन और
इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है, एग्जैक्ट इक्वल होता है और अपोजिट होता है। दूसरा क्या हमने देखा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है वो ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल है। और तीसरा हमने इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि जब भी एटॉमिक मास उस कैलकुलेशन में निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन के मास को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। यानी जीरो है तो उसको क्या कर दिया हमने, निगलेक्ट कर दिया। तो जब भी हम मास का कैलकुलेशन करेंगे, चाहे वो एटॉमिक मास हो, आगे एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर मास है ना, फिर फार्मूला मास, ये सब देखेंगे आगे, तो इसमें क्या करते हैं, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आज लेक्चर के लिए इतना ही है ना। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो है हम जो है मासेज के बारे में, डिफरेंट मास के बारे में देखेंगे। एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है ना, एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फार्मूला मास क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे मोल कंसेप्ट, यानी मोल्स कैसे, मोल क्या होता है, मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, और कितने तरह से मेथड होते हैं जिसको मोल से हम उससे मोल हम फाइंड आउट करते हैं, और उनका आपस में देखेंगे कैसे हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हम कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो वो सब आगे देंगे। तो आशा है आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।